अब हम आते हैं कि सबसे हमने पहले स्टार्ट किया था सरफेक्टेंट्स। तो सरफेक्टेंट्स वर्ड कहाँ से आया है? ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेक्टेंट जो है वो बनता है सरफेस एक्टिव एजेंट का, जो है वो अगर हम कंडेंस फॉर्म में लें तो हम उसको सरफेक्टेंट कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे सरफेस से सर्फ लिया है, एक्टिव से एक्ट, एंड एजेंट से ANT, एंड सरफेक्टेंट। होता क्या है? A molecule that when added to a liquid at a low concentration changes the properties of that liquid at a surface or interface। सरफेस पे, मेन पे, या जहाँ पे दो लिक्विड्स आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे एयर या लिक्विड आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पे जो है ये उसकी सरफेस टेंशन को कम करता है। और इसका फायदा क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट हम देखते हैं सरफेक्टेंट्स की टाइप्स क्या हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था। अब जैसे थोड़ा सा इसको ब्रीफली मैं विल गो अगेन थ्रू द सरफेक्टेंट्स कैटेगरीज। एनायनिक हैं, नॉन आयनिक हैं, और केटायनिक्स हैं, और एम्फोटेरिक हैं। एनायनिक्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब उनमें नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा। नॉन आयनिक हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, और केटायनिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। एम्फोटेरिक है जिसमें प्लस माइनस कोई भी चार्ज हो सकता है विद रेलेवेंट टू द पीएच। अगर एसिडिक होंगे तो क्या चार्ज होगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन के अंदर वो होंगे तो क्या चार्ज देगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी पीएच जो है वो क्या होगी। अच्छा, व्हाट डू सरफेक्टेंट्स डू? मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है? लोअर सरफेस टेंशन, इंप्रूव वेटिंग, और डिटर्जेंसी को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सोलबलाइज सस्पेंड सॉइल्स, इमल्सिफिकेशन करते हैं, डिस्पर्शन सस्पेंशन करते हैं। कपल आर कंपैटिबल कंपोनेंट्स, जैसे हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं उनके साथ ये मिलके, जैसे हाइड्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो चीजें पानी में डिजोल्व नहीं होती, तो हाइड्रोट्रॉप्स उनको फैसिलिटेट करता है डिजोल्व करने में, उनको हाइड्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फिर होते हैं कि ये फॉर्मिंग होते हैं, कुछ डीफॉर्मिंग होते हैं, कुछ फॉर्म को इंक्रीज करते हैं और कुछ फॉर्म को डिक्रीज करते हैं। ये कैसे ये सारा कुछ करते हैं, हम इसके बारे में फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो सरफेक्टेंट है उसके ये देखिए दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसका। ये उसका बेसिकली मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स विद ड्यूअल पर्सनैलिटी हम इसको कहते हैं। क्या करता है, जो हाइड्रोट्रॉप होता है वो वाटर सोलुबल होता है, ठीक है। ये पार्ट जो है वाटर सोलुबल है, ये हाइड्रोट्रोफोब है जो वाटर इनसोलुबल होगा। व्हाट डज दिस हाइड्रोफाइल डू, राइट? सो हाइड्रोफाइल है, लिपोफोब है, और लिपोफोब क्या होगा? विच इज रिपेल्स फ्रॉम द लिपिड। लिपिड्स क्या है? फैट्स होते हैं। हेड ग्रुप है और वाटर लविंग है, और इसके अंदर जैसे इथिलीन ऑक्साइड चेन्स आती हैं इस साइड के अंदर। और ये हाइड्रोफोब जो होते हैं वन एंड इन वाटर इनसॉल्युबल, राइट? तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिपोफाइल होते हैं, और टेल ग्रोइंग होते ग्रुप होते हैं, और ऑयल लविंग होते हैं। इसके अंदर अल्कोहल और एल्किल फिनोल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम किसी भी सप्लायर से देखते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में। देखें जो प्रोडक्ट हैं ये इसके हाइलाइट्स हैं दिया हुआ कि ये इसकी सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, ये एपी बेस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। अल्किल पॉली इथिलीन जो है ये बेस्ड है लेकिन क्लाउड पॉइंट है, इसका क्या है? क्लाउड पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे जाके इसकी कंसंट्रेशन इतनी जब डालेंगे तो उसके ऊपर जो है इस टेम्परेचर के ऊपर, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ये क्लाउडी हो जाता है, इसको क्लाउड पॉइंट कहते हैं। HLB जो है वो हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक बैलेंस इसको कहते हैं। ये किस जो ये नंबर जो है ये क्या हमें बताते हैं, हमें बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मोल्स एंड ईओ, ये जो है इथिलीन ऑक्साइड्स होते हैं, ये जैसे इसमें लिखा हुआ PRT। तो PRT है, ये प्रोप्राइटरी होते हैं, ये बताते नहीं है कि क्या है इसके अंदर। कुछ जो कॉमन होते हैं उनमें उसके बारे में वो नंबर्स रिलीज करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। CMC होते हैं जैसे क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन इसको कहते हैं, और सरफेस टेंशन, इसका क्या फर्क पड़ता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि फॉर्म हाइट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में। फिर पावर पॉइंट क्या होता है, फॉर्म क्या है, यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, किस माफा में, फीचर्स क्या हैं उसके,
ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये एक अगर हमारे पास एक सर्फेक्टेंट है तो इसके बारे में यहाँ पे इसके बारे फीचर्स होंगे और फिर एप्लीकेशन के कहाँ ये यूज किया जा सकता है। अब हम आते हैं, लेट्स लुक एट द रेफरेंस चार्ट। लेकिन जैसे हमने पीछे ये देखा था, हम इन सब चीजों को अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन क्या है, ppm at 25 Celsius, surface tension dynes per centimeter at 1% active at 25 Celsius, right? तो ये हमें ये कंडीशंस बताई हैं। ये कंडीशन क्या है, हमने क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन देखनी है और देखना ये कि उसका इफेक्ट क्या होगा, सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। और हम कैसे देख रहे हैं कि पीपीएम में सोल्यूशन दे रहे हैं और हम उसको 1% एक्टिव के साथ हम देखेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे हम इसको चेक करेंगे। और ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं, अभी हमें इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसको जिक्र करेंगे। What is the surface tension? Okay, surface tension refers to the force holding water molecules together at an interface, water to air. You can see this picture. कि ये surface tension की वजह से this bug can stay on the water, right? अगर ये surface tension ना हो तो ये water जो bug जो है cannot stay on the surface of the water. हम surface tension को measure कैसे करते हैं, हम करते हैं dynes per centimeter। और वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, दैट्स 72 dynes per centimeter. Surface tension of a solution are compared to water to determine how well those solutions will wet a surface. तो अगर हम उसकी देखते हैं कि अगर प्योर वाटर की सरफेस टेंशन अगर 72 है तो कोई भी जो हमारे पास सरफेक्टेंट है जब हम उसको अंदर डालेंगे तो वो तो अगर उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो it can do the good job or it can wet easily the surface, so it can remove the all the soil and other like oily material from the surface, right? वैसे कि सर्फेक्टेंट्स बिहेवियर किस तरह से होता है कि ये हमारे पास जैसे हाइड्रोफाइल है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये कैसे अलाइन कैसे करते हैं वाटर के अंदर, ये इसके ये की प्रेजेंटेशन दी गई है। आगे हम देखते हैं कि अगर हम इसको सर्फेक्टेंट्स जो है माइसल कंसंट्रेशन क्या है, हम उसके ऊपर इसको देखते हैं कि वो सर्फेक्टेंट्स हैंग आउट एट द सरफेस और क्रिएट देयर ओन, राइट। तो ये जैसे इस तरह से हैंग कर देता है या ये अपने ऐसे खुद ज्वाइन करके इस तरह के माइसल बना देते हैं। तो क्या होता है ये है कि जब हम सरफेस कोई सर्फेक्टेंट्स जो है वो हम ऐड करना शुरू करते हैं तो सपोज आपकी जो है वाटर की सरफेस टेंशन क्या थी, 72 थी। अब आप 72 से अब आप डाउन जाना शुरू होते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। आपके पास यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन दी हुई ppm। सो आपने सर्फेक्टेंट्स ऐड करना शुरू किया और सरफेस टेंशन जो है स्टार्ट कमिंग डाउन और एक स्टार्ट पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां पे इसके बाद सरफेस टेंशन जो है वो फर्दर रिड्यूस नहीं होगी। That is called as CMC, mean like a critical micelle concentration, and the surfactant should not be lower than that, and beyond that point it will not be effective because अगर हम कहते हैं ना कि वो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, लेकिन वो यहाँ से इसके बाद में जब हम इसको ऐड करेंगे surfactant, so it will not affect anything on the surface tension. For the surface tension, it will not reduce it. So then we have to go just past this critical micelle concentration. So that will be enough for keeping it the good reduced surface tension of the liquid, right? Putting more will not do any good job. Okay, let's see why is CMC important. At the critical micelle concentration, the lowest equilibrium surface tension is reached, right? So जहाँ पे micelle concentration है critical, वहाँ पे lowest level of surface tension you can achieve. और CMC is used to compare surfactant performance, efficiency. हम इसे देखेंगे, इसकी compare कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? To produce optimum foaming, wetting, emulsification, detergency, and solubilization. Surfactants must be in a solution at concentration greater than the CMC. तो just little bit greater than the CMC concentration में हम उसमें डालेंगे तो ये हमें क्या उससे जो है उसका इफेक्ट देगा, क्या करेगा
कि हमें optimum forming देगा. To produce optimum forming, it will give us good wetting, it will give us emulsification, it will give us detergency and also solubilization, and the surfactant must be in a solution at concentration greater than CMC. Then we can get these qualities and of the solution, right? So ये जो है ना, ये सारी जो आगे हम इस स्लाइड्स में एक एक करके मैं सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा. और आप hopefully I will suggest everyone just watch this video 2-3 times and take a note of from this, because if you understand this, you'll be the great formulator. Okay. A very rough guide for the concentration required for optimum surfactant performance. तो ये हमारे पास हमने एक थोड़ा सा इसको दिया. How many drops हम डालें तो surface tension कम होगी. तो क्या होता है कि जो normal water है, जो pure water है, अगर हम उसका एक ड्रॉप सरफेस के ऊपर डालेंगे, will give us एवरेज जो एंगल है वो that will be, लेकिन मीन 100% है तो ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे रहा है, ठीक है. और यहाँ पे जब हम उसके अंदर कुछ सरफेक्टेंट डालते हैं तो ये उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, जिसकी वजह से उसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा और वेटिंग एबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है. तो आपके पास जो है वो 64 जो है वो एंगल जो मिल रहा है आपको. और विद हाई वेटिंग सरफेक्टेंट एवरेज जो है वो 15 मिलेगा जब आप ज़्यादा उसमें डाल रहे हैं. तो इस तरह से आपके पास से आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये आपके पास एक्चुअली इट्स नॉट 90, इट्स अ लिटिल बिट मोर देन 90, इज लाइक 100 डिग्री जब आप एक प्योर वाटर लेंगे. और जब आप सरफेक्टेंट डालते हैं तो उसकी आपको देखेंगे एंगल रिडक्शन मीन surface tension is reducing and the wetting ability is increasing. Now look at this pure water droplet is covering only small area, or with the surfactant is covering a bigger area, and with the more CMC level surfactant concentration is covering a huge area, and it's also increases the solubilization and the wetting ability of that solution. Lowering the surface tension of water allows liquid to wet or spread better on a surface instead of beading up. This is called as beading. So it's not like a beading up like that. A hard surface cleaner will have a more effective cleaning if it spreads on the surface. A laundry detergent will penetrate textile fibers better. So इसलिए जब आपको उसके अंदर surfactant ज़्यादा होगा और CMC लेवल पे होगा तो वो आपको बेटर जो है वो देगा वेटेबिलिटी, और जिसकी वजह से जो है वो आपकी क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी. इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे ये ऑयली सॉइल रिमूवल है तो उसमें भी किस तरीके से जो सरफेक्टेंट है वो कैसे कंबाइन करते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ, और किस तरह से अलाइन करते हैं और कैसे उनको सॉल्वलाइज करते हैं. ये this is just one of the presentation of how they act on that. Okay. आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास पे मोल्स हैं. EO ये है इथिलीन ऑक्साइड एंड प्रोपिलीन ऑक्साइड. EO मोल्स कहा जाता है, कोपॉलीमर्स हैं. तो यहाँ पे ये 3 और 5 नंबर दिए हुए हैं और ये हमें क्या बताते हैं. लेट्स फाइंड आउट. लेवल ऑफ ethoxylation. Moles of EO. What does this mean? Ethoxylated surfactants are not pure molecules. They have molecular weight distribution. So यहाँ पे आप देखें तो pure molecules नहीं होते EOs में, वो एक उनकी एक distribution होती है. कुछ small जो है molecular weight के होते हैं और कुछ high molecular weight के होंगे और फिर कुछ बहुत ज़्यादा high molecular weight के होंगे, और उनके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो ये दो तरह के हमारे बताया हुआ है, जैसे PAE है और NPE है. ये जो है दो डिफरेंट सरफेक्टेंट्स हैं जिनकी बताया कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी. EO डिस्ट्रीब्यूशन. तो EO डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है. लेट्स सी के molecules of EO relate to the size, high molecular weight or low molecular weight of the surfactant molecule. So ये बताते हैं हम कि कितना उसका molecular weight है और कितने उसके अंदर number of moles हैं, जो कि हमारे लिए क्यों important है कि हम देखते हैं why this important. Surfactants names often refers to the level of EO. So हम कहते हैं 2 moles, 3 moles, 4 moles, 10 moles, 12 moles, 15 moles. अगर हमें EO moles पता होते हैं तो what that gives us information.
surfactants will have different capabilities based on their level of ethoxylation. So level of ethoxylation is EO. अगर आपकी पता हो कि 2 है, 5 है, 10 है, 12 है, तो उसकी जो है different capabilities होती हैं. वो capabilities क्या होती है? The average number of moles of EO in the surfactants जो है वो क्या बताते हैं? The higher the moles of EO in the surfactants, the more water soluble. अगर आपके पास 2 है और एक आपके पास 6 है EO moles के साथ, तो 6 वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा, 2 वाला लेस होगा और इनसॉल्युबल होगा. इसी तरह से अगर 12 वाला है तो और जो 8 वाला है वो 8 वाला लेस सॉल्युबल होगा कंपेयर टू 12. सो ये हमें जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें ये ईओ का पता होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वाटर सॉल्युबल है या नहीं है. और क्योंकि ये हमें क्यों ज़रूरी है ये वाले सरफेक्टेंट्स, बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर solubilizing the dust particles and the oily particles. Okay, next हम जाते हैं, हम देखते हैं क्लाउड पॉइंट क्या है. Let's look at the reference chart. ये यहाँ पे हमारे पास क्लाउड क्या है कि एक तो ये कि कुछ तो वैसे insoluble होते हैं वाटर के अंदर, कुछ dispersible होते हैं. So they have no cloud point because insoluble will not dissolve, so they will separate out. और dispersible जो होते हैं वो तो already cloudy से होते हैं. और जो बाकी हैं जो एक सर्टन, जैसे ये कोई सरफेक्टेंट है इसके बारे में बता रहे हैं कि 37 पे जाके क्लाउड बना देगा, ये 60 सेल्सियस पर क्लाउडी हो जाएगा. ये जानना क्यों जरूरी है? लेट्स लुक एट दैट. What is cloud point? The cloud point is defined as a temperature above which an aqueous solution of water soluble non-ionic surfactant becomes turbid. Especially becomes for the non-ionic surfactant. See, so this is very important. You know, non-ionic, ionic compounds don't do it. Surfactants don't make any cloud point like that. They're very good in that. Okay, cloud points is directly correlated with EO. Typically measures on a 1 weight active aqueous solutions of surfactants in water Celsius. Note there are many other cloud points measurements. So मोस्टली क्या होता है कि वो हाउ वी मेयर 1% सोल्यूशन लेंगे और उसके हम टेम्परेचर मेयर करते हैं, कहाँ पे जाके वो क्लाउडी हो जाता है. दैट्स कॉल्ड टिपिकली finding out the cloud point. But there are so many other ways to find out that one, but this is the typical one, right? Used to compare surfactants and identify functional offsets. तो ये हमें जो है हमें बताता है कि हाउ वी कैन यूज द सर्फेक्टेंट्स और हम उसको ऑफसेट्स के से कैसे बच सकते हैं जब when we making a formulation. Okay, why do the solutions become cloudy? Let's find out that one. As the solution is heated, chemical bonds are broken, causing the surfactants to precipitate out of solution and become cloudy. So ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे ये soluble है. यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और जिसकी वजह से they are in a solution form. They are dissolved in the solution, right? So जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करती है और जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है non-ionic surfactants they become separate out. They don't remain as a soluble part of the solution. So वो बाय साइड पे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें क्लाउडी नजर आता है. ठीक है, और नेक्स्ट हम करते हैं कि ये देखें कि ये हमारे पास एग्जांपल है, ये बिफोर हीटिंग है और ये आफ्टर हीटिंग में कैसे बन गया. ये देखिए आप जिसको आपको मिल्की सा नजर आ रहा है, ये क्लियर सॉल्यूशन है, ये मिल्की सा है. तो दिस इज कॉल्ड एज बिकमिंग अ क्लाउडी व्हेन यू हीट सम surfactant in a solution, right? So then that's the effect. और ये इसका जानना क्यों जरूरी है कि जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो हम इसकी स्टोरेज कंडीशन बताते हैं. Because if we store above that condition, so it will become cloudy, and when it become cloudy, so then it will not reverse easily to the same point and will lose its efficiency for cleaning job, right? Water solubility varies inversely with the temperature. So yeah, it varies inversely because we can reverse it, but not as good as before. They become cloudy, right? So keep it like in a good storage condition so they don't become cloudy, but we can reverse, right? And it's inversely with the temperature because temperature increase करने से इनकी जो है जो efficiency है वो कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम होने पे नॉर्मल होने पे ये दोबारा से efficient हो सकते हैं जो कि they will lose most of them their ability. Okay, why is this important? Cloud point is a property of non-ionic surfactants. Ionic surfactants have no cloud points. Cloud points can determine the storage usage condition
required for formulated commercial products. If a surfactant is precipitated out of solution, it is typically not as effective. Wetting, cleaning, and foaming characteristics can change above the cloud point. A key property for selecting and comparing surfactants. Choose a conventional non-ionic surfactants that has a cloud point about 5 to 10 degrees above your operating temperature, so the surfactant does not drop out of the solution. So if आप कोई ऐसा solution या ऐसी बना रहे हैं फॉर्मुलेशन जहाँ पे आपके ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसा सर्फेक्टेंट चूज करें जो 5 डिग्री अबव भी आपकी जो वर्किंग कंडीशन है उससे पे काम करे, तो इस तरह से वो जो है वो इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि HLB हमें क्या बताता है। Let's look at this. It's called hydrophobic lipophilic balance. Why is this important? Surfactants will have different capabilities based on their HLB ranges. HLB can be used as a rough guide for selection of a suitable non-ionic surfactant in a specific application. The higher the HLB, the more water soluble, water loving. So the HLB हमें क्या बताते हैं? Hydrophile and hydrolipophile, right? So hydrophile lipophile बैलेंस कैसे उसमें क्रिएट करेंगे, जितना उसका ये HLB लेवल नंबर हायर होगा वो मोर वाटर सॉल्युबल होगा, और इस तरह से हमारे लिए फॉर्मुलेशन के अंदर जो challenges हैं वो भी हमारे कम हो जाते हैं. तो always choose which is surfactant which has a higher HLB value. Okay. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये लेस देन 10 है तो ऑयल सॉल्युबल होंगे अगर HLB किसी का इतना हो, मोर देन 10 होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, एंड अगर 4 to 8 होगा वो एंटीफॉर्मिंग एजेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं. 7 to 11 होगा वाटर इन ऑयल एमल्सिफायर होता है, जिनका HLB लेवल 7 to 11 होगा. हम वाटर को अगर ऑयल के अंदर डिसॉल्व करना चाहें, एमल्सिफाई करना चाहें, तो वो हम चूज करेंगे ऐसा सर्फेक्टेंट. और अगर हम 12 to 16 अगर ऑयल इन वाटर एमल्सिफाई, अगर हमने ऑयल को वाटर के अंदर एमल्सिफाई करना है तो हमें इतना ज़्यादा उसका HLB लेवल चाहिए होगा. अगर हमें वेटिंग एजेंट अच्छा चाहिए तो 11 to 14 चाहिए. 12 to 15 वाला डिटर्जेंट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और 16 to 20 जो स्टेबलाइजर्स के लिए हमें अगर चाहिए कोई स्टेबल फॉर्मुलेशन को अनस्टेबल है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा डिटर्जेंट चाहिए होगा जिसकी HLB लेवल जो है वो 16 to 20 होना चाहिए. Let's move on to next, the foaming height. What's the foam height? What is the foam and why it's important? Let's find out. Foam can interfere with the chemical, physical process or product performance. Suppose foam is characterized by height, stability and structure. तो हाइट कैसे हम देखते हैं कि उसकी हाइट क्या है, कितनी देर स्टेबल है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. माइक्रो फॉर्म बबल्स हैं, लार्ज बबल्स हैं, और उसका जो है वो साइजेस क्या हैं उसके. तो इसके लिए क्या करते हैं कि फॉर्म हाइट इनिशियल फॉर्म हाइट वर्सेस 5 मिनट्स गिव सम इंडिकेशन फॉर्म स्टेबिलिटी. तो आप क्या करते हैं कि सोल्यूशन बनाते हैं, 0.1% सोल्यूशन बनाते हैं. इसको हम टेस्ट करने के लिए मेथड होता है रोज माइल्स फॉर्म हाइट. ठीक है, 0.1% सोल्यूशन बनाया, उसको एक्टिव जो है उसके अंदर उतना होना चाहिए 25 सेल्सियस डिग्री के ऊपर. आपने इनिशियल उसकी हाइट ली, जैसे ये 60/0 बनाया गया है, इसको बताया कि इनिशियली वो 60 सेंटीमीटर था, ठीक है, उसकी हाइट थी, और जब वो जो है 5 मिनट्स के बाद उसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब है कि ये लो फॉर्मिंग है. व्हाट फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हाई इंपॉर्टेंट, राइट. सो जैसे शैम्पू है, शैम्पू में हमको ज़्यादा फॉर्म चाहिए, उसके अंदर जितना ज़्यादा अच्छा फॉर्मिंग होगा उतना अच्छा है. लेकिन अगर आपको ऑटो डिश डिटर्जेंट लेना है, ऑटो डिश डिटर्जेंट है ये ऑटोमेटिक सिस्टम में डाला जाता है, तो वहाँ पे अगर आप फॉर्मिंग ज़्यादा एजेंट डाल देंगे तो वो फॉर्म तो बाहर निकल आएगी और वो हमें नुकसान देगी. जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, ये ऑटो डिश डिटर्जेंट से फॉर्म बाहर स्पेल हो रही. दिस इज नॉट गुड फॉर ऑटो डिश डिटर्जेंट, like and for the shampoo is good. So we have to choose the surfactants which is important for our application. What it does is makes a foam, how much stable foam makes, how much is mean like the wetting ability it has, and what is our application,
Is this like for personal care, for shampoo, or for body wash, or is for motor detergent, or is for floor cleaner, or for its industrial purpose, right? So we have to find choose the surfactant according to our requirement. Let's go to the next is a pour point. What is the pour point? Let's see. Temperature below which a surfactant in a vial will not flow if turned on its side, similar to the freezing point. So अब ये समझे कि ऐसा pour point होता है, ये freezing point नहीं होता, लेकिन closed, it's like a freezing point, but at that point it will not flow, it will become thick, right? So surfactant with higher pour points may require heated storage or be unsuitable for certain applications. तो ऐसे जो हैं surfactants आप यूज नहीं करेंगे तो normal regular applications के अंदर, जहाँ के अंदर उनका पावर पॉइंट जो है वो ज्यादा है, तो क्योंकि उसके लिए स्टोरेज कंडीशन जो है ना स्पेसिफिक होंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक नीड्स है, इंडस्ट्रियल नीड है, तो उसके लिए आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं. If a surfactant freezes, you often get a gradient effect, even for highly water-soluble surfactant. If a surfactant is frozen, it should be completely melted and thoroughly agitated before it is used. Okay, so what does the separated surfactant look like? So यहाँ पे आप देखें कि ये है हमारे पास surfactant है, normal है, यहाँ पे आप देखें ये separate हो गया है, ये भी separate हो गया, तो it will become like that. फॉर्म क्या है हमारे पास के जी किस तरह का लिक्विड है सॉलिड है क्या है. Surfactants are either liquid, semi-solid or solids. Solid must be melted prior to use. Many manufacturer no longer manufacture powder form surfactants क्योंकि ये डील करना जरा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो इसको जो है इतना मैन्युफैक्चर नहीं करते, ऑलरेडी वो उनको ब्लेंड फॉर्म में ही अब दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूजेज जो है वो आसान हो गया. Most solid surfactants are also sold as aqueous blend liquids with low pour points. एक्टिव्स क्या होते हैं कि ये जो जब हम उनको देखते हैं कि क्योंकि मोस्टली जैसे सॉलिड हैं या सेमी सॉलिड हैं, उनको लिक्विड की फॉर्म में देंगे तो उनके अंदर फिर होता है कि एक्टिव कितना है, किसी के अंदर 45% होता है, किसी में 35% होता है, किसी के अंदर 25% होता है, किसी में 70% होता है और किसी के अंदर 90% होता है. तो डिपेंड करता है डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स के ऊपर कि उसके अंदर कितनी परसेंटेज उसकी एक्टिव की होगी. What does this means? The percent active. The portion of the surfactant is active surfactant and not water or solvent. Most products are 100% active. Some high molecular weight non-ionic products are 70%, 80% or 90% active. Okay. The surfactants reference chart has the percent actives listed for anionic surfactants along with the type of solvents used. Okay. Note: in the paint and coating industry, percent actives is usually referred to as percent solids. Okay. Then features and applications, ये देखेंगे हमारे पास हैं कि ये हमें features बताते हैं किसी भी केमिकल के सर्फेक्टेंट के बारे में, फिर एप्लीकेशंस हैं ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं जो कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो दे प्रोवाइड दैट. उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपकी एक किस्म की ये असाइनमेंट भी है, और आप जो है देखेंगे आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो केमिकल सप्लाई करते हैं, आप उनसे सैंपल्स ले सकते हैं, आप उनसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उनके अंदर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हैं, MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स उनसे ले सकते हैं, फॉर्मुलेशंस के अंदर वो हेल्प करते हैं वो ले सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं, मेथड्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. फॉर्मुलेशन जो होते हैं जो केमिकल सप्लायर्स होते हैं वो ऐसी देते हैं कि जो जिससे आप मनी नहीं बना सकते हैं, लूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक स्टार्टिंग आइडिया देते हैं जो कि नॉट रियली एप्लीकेबल आई वुड से, but don't go for that, but you can get other information from them easily and that will be really helpful for you. Okay. Glossary of terms and concepts हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, जो पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में हम मजीद जानते हैं. What is detergency, जो हमने पहले पढ़ा था तो हम उसको देखते हैं कि उसको क्या इसका मीनिंग क्या है हमारे लिए.
The ability of surfactants to aid in the removal of foreign material from a surface is called detergency. Surfactants interact at the surface to make it easier to remove this foreign material. Solubilize it takes less work. So इसलिए हम इसके अंदर डालते हैं कि इससे ईजी कर देता है, उसको सोलबलाइज कर देता है, उसको वेटिंग इसकी ईजी हो जाती है, तो इसलिए सर्फेक्टेंट डाला जाता है ताकि जो है वो जॉब ईजी हो जाए. Like for example, hard surface cleaner, floor, glass, and all-purpose cleaner. These are called as the application of those materials. Okay, detergency. Why this is important? Some surfactants have good detergency for oily soils, grease, and some have good detergency for particulate soils. यानी कि कुछ तो होते हैं जो ऑयल मटेरियल होते हैं, जैसे ऑयल और ग्रीस हैं, उसके लिए अच्छे होते हैं, कुछ डर्ट के लिए अच्छे होते हैं. फॉर्मुलेटर्स को क्या करना चाहिए, कैसे फाइंड करना चाहिए कि हम क्या करें? Formulators need to use the right kind of surfactants or blend of surfactants for what they want to clean, right? So अगर तो सिंपल पार्टिकुलर मैटर के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप देखते हैं रेगुलर आपने वुड फ्लोर है या मार्बल फ्लोर है, उसको क्लीन करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो सिंपल पार्टिकुलर मैटर होगा, तो उसके लिए आप एनायनिक सर्फेक्टेंट यूज करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि ये सबके लिए यूज हो, किचन के अंदर भी यूज हो, और जहाँ पे मैसी है, जहाँ पे ग्रीजी सॉइल होती है, तो आपके पास नॉन एनायनिक और एनायनिक का आपको ब्लेंड बनाना पड़ेगा. और अगर आप उनको सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए नॉन एनायनिक जो है ऑयली सरफेसेस के लिए यूज करेंगे, एनायनिक्स जो है वो पार्टिकुलर मैटर के लिए यूज करेंगे. ये फिर जैसे हमने एक एग्जांपल दोबारा से उसको दिखाते हैं कि कैसे ये सॉल्वलाइज करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमल्सिफिकेशन कैसे करते हैं. ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अदर लिक्विड. सो जैसे ये मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स हैं, दूसरे में सस्पेंड हो गए, तो जस्ट जो हमारा क्लीनर है वो ये ऐसे जॉब प्रोवाइड करता है कि उसको डिसॉल्व कर देता है और उसको दोबारा रीसेटल नहीं होने देता, तो इससे वो क्लीन हो जाता है. It is easy to make an emulsion but more difficult to make a stable emulsion. So तो क्या आगे इजी, ये तो इजी है कि emulsion बना लें, कोई सर्फेक्टेंट मिलाएं, नहीं, लेकिन उसके साथ उसको स्टेबल कैसे करना है. ये नहीं होगा कि वो रीसेटल हो जाए और वहाँ पे दोबारा से आपने सफाई की और वहीं उसके बाद पार्टिकल वहीं पर रह गए और आपसे रिमूव नहीं हुए, तो फिर जो है वो उसकी emulsification is not proper. So the formulator has to find out how we can increase the emulsification. You can suspend oil in water by mixing it together, but how long will it stay that way? अगर हम ऐसा करें कि हम ऑयल और पानी को मिक्स कर दें, शेक करें, तो आप ऐसे करें, एक वायल लें, छोटी सी बॉटल लें, उसके अंदर क्लियर होने चाहिए, उसके अंदर पानी डालें, कुछ 1-2 ड्रॉप पानी ऑयल के डालें, उसको शेक करें, शेक करके रखें, देखो उसमें emulsification तो हो जाएगी, स्पेस मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो ऑयल जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा. क्या हुआ, वो emulsify नहीं रहा, लेकिन उसके साथ आप एक डिटर्जेंट डाल देंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑयल है इट विल स्टे मोर टाइम, और अगर आपके पास दोनों तरह का ब्लेंड है तो इट विल स्टे, emulsification will be much better and will be stable and will not go back to again on a surface. It will remain as a suspended molecule in the water. जैसे हमारे पास ये है, फर्दर है एक एग्जांपल दी है. और ऑल कंपोनेंट्स इन अ फॉर्मुलेशन आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, तो सारे कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल तो नहीं होते जब हम क्लीनिंग का लिए कोई सोल्यूशन बनाते हैं. सर्फेक्टेंट्स मे बी नीडेड टू हेल्प get them into solutions. So the surfactants क्या करता है कि वो उनको solution के अंदर dissolve करता है. Different types of emulsions, water in oil or oil in water, compatibility to incompatible phases. तो ये क्या होता है कि two incompatible phases को हमने compatible बनाना है. तो कैसे बनाते हैं कि without a surfactant or stabilizer, the emulsion droplets rapidly coalesce. This can result in phase separation. तो उससे क्या होगा कि वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे ये छोटे छोटे टाइनी सरफेक्टेंट बने, उसके बाद वो बड़े बन गए, बड़े से और बड़े और बड़े से और बड़े बन गए, और फिर वो सरफेस के ऊपर आ जाते. तो इसलिए अगर हमें उसको प्रॉपरली उसको मल्सिफाई करना है तो हमारे लिए प्रॉपर जो है उसकी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए. सरफेक्टेंट्स हेल्प टू स्टेबलाइज emulsion. तो कैसे वो स्टेबलाइज करते हैं, देखिए इसमें सरफेक्टेंट है, दिस इज होल्डिंग द मॉलिक्यूल हियर, राइट.
It's a holding inside the solution, so it's not letting it go outside or on the surface. So that's why it remains emulsified in the solution. Surfactants help to stabilization. तो स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं कि ये सब फैक्टर्स हैं, तो ये कैसे उसको जो है ना उन्होंने अपने उसको गिरफ्त में लिया हुआ है ताकि उसको रिलीज नहीं होने देते और उनको आपस में मिलने नहीं देते, और जिसकी वजह से जो है दे रिमेन एज एमल्सिफाइड. ओके, वन सेकंड प्लीज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिस्पर्शन क्या है? What is dispersion? Finely divided particle distribute throughout a medium. उसको कहते हैं dispersion. जैसे पेंट है, उसके अंदर पिगमेंट्स डाले जाते हैं और रेजिन्स हैं या कार्बन ब्लैक है, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. अगर हम किसी लिक्विड के अंदर उसको डिस्पर्स कर दें और उसके अंदर डिस्पर्स फॉर्म में रहें और कहीं सेटल ना हो, ना तो नीचे सेटल ना हो ना सेपरेशन हो, तो इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं. Surfactants can help to stabilize dispersion. तो ये surfactants ये भी काम करते हैं. और hydrotrops क्या होते हैं? Hydrotrops, also called couplers, improve the solubility of a component in water based on solution, often anionic होते हैं. Why is a hydrotrop important? Builders, compounds like salt used to adjust pH and other electrolytes lower the cloud point of solution, making it difficult for a non-ionic surfactant to remain soluble. तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम जब देखते हैं कि हाइड्रोट्रॉप्स जो है हमें डालना क्यों जरूरी है, कि जब हम सॉल्ट डालते हैं या और इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो उसकी वजह से जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं उनका सोल्यूशन के अंदर सॉल्व फॉर्म में रहना डिफिकल्ट हो जाता है. तो फिर क्या करते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स रेज द क्लाउड पॉइंट. उससे क्लाउड पॉइंट कम होता है तो हाइड्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, रेज कर देता है क्लाउड पॉइंट, जिससे जो है हेल्प टू कीप नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स इन द सॉल्यूशन. In general, hydrotrophs do not contribute to the or detract from the performance of surfactants or builders. So ये किसी को उसकी परफॉर्मेंस को खराब नहीं करता. Anyway, ये जो है उनको हेल्प आउट करता है. Foaming and defoaming. Foaming is a relative to end user and can either be an advantage or disadvantage depending on application. Foam and emulsions are related in that each are composed of one phase finally dispersed in another. Okay. In foam, the dispersed phase is air. Foaming does not occur in pure liquid. Okay. तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखें कि ये सरफेक्टेंट है और ये वाटर लेयर है और ये एयर है, तो किस तरह से अलाइन करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं फॉर्मिंग के लिए. और फॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है सर, के हमारे पास जो है वेटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. वेटिंग एबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है, हमारे पास सरफेस टेंशन कम होती है और सरफेस टेंशन कम होने से हमारे पास जो है स्प्रेड ऑफ द लिक्विड ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से जो है वो वेटिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो इसलिए हमें जो है फॉर्मिंग चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे हमें क्विक फॉर्म चाहिए और क्विक डिफॉर्मिंग चाहिए होती है. कुछ जगह पे हमें स्टेबल फॉर्म चाहिए होती है, कुछ जगहों पे हमें मॉडरेट फॉर्म चाहिए होती है. तो ये फॉर्मिंग जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट एप्लीकेशन के लिहाज से, और उसके हिसाब से हमें सरफेक्टेंट्स को चूज करना होता है. Okay, why is this important? Proper surfactants selection can lead to optimum level of form in an application formulation. Some surfactants have high stable form, some surfactants have fast breaking form, some surfactants have low forming or even deforming properties. Different surfactants have different form profiles. Anionic surfactants typically provide high level of form. Non-ionic surfactants typically provide low to moderate level of form. Okay, तो ये हमारे पास forming and deforming के बारे में था. और capping है, adding a hydrophobe typically small at the end of the head group. What does this do, right? So we'll see over. ये हमारे पास एक surfactant. अगर हम इसके साथ एक और छोटा सा एक मॉलिक्यूल इधर अटैच कर दें, तो ये जो है वो क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो क्यों जरूरी है. ये जो है ये हमारे पास कन्वेंशनल इथॉक्सिलेट्स हैं और ये लो फॉर्म नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स बन गए. Impacts how the molecules oriented at the surface results
in lower or less stable form. तो ये जैसे ये वाला हाई फॉर्म होगा क्योंकि ये ओरिएंटेट कर रहा है रेगुलर वे से, और ये जो है ये इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो ये लो फॉर्म बन जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट्स को कैसे वो लो फॉर्म बनाते हैं या हाई फॉर्म बनाते हैं, तो उसके लिए साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरव्यू क्या है, देखते हैं हमने क्या सीखा इसमें। सर्फेक्टेंट्स बेसिक सीखा हमने, इसके बाद ब्रीफ रिव्यू हमने इसका किया। सर्फेक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देखे हमने, और आई एंड आई क्लीनिंग फॉर्मुलेशंस देखी। वो हम इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये जो है ये आई एंड आई जो है इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग फॉर्मुलेशंस, जो आगे जाके हम करेंगे। और इसमें हम एच भी यूज करेंगे साथ, इसको कहेंगे हाउस होल्ड। दिस इज हाउस होल्ड, institutional and industrial cleaning formulations. We go next couple of lectures, we're going to discuss that. हाँ, ये है कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू है सर्फेक्टेंट्स यूज्ड बाय मार्केट। तो यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल क्लीनर्स हैं, ऑयल एंड गैस के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है, एमल्शन, पॉलीमराइजेशन है, और ये जो अदर हैं, अदर की ये जो है थोड़ी सी इसकी सब कैटेगरीज बताई गई हैं कैसे। फर्दर जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं कैसे हैं। सर्फेक्टेंट्स गो बाय मेनी नेम्स। कंपैटिबलाइजर्स होते हैं, ये एडिसिव इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, इनको कंपैटिबलाइजर्स कहा जाता है। एडजुवेंट्स कहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, इनको कहा जाता है। एमल्सिफायर्स कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। स्प्रेडिंग एजेंट्स कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। डिटर्जेंट्स कहते हैं क्लीनिंग के अंदर, और सोप्स के अंदर जो है क्लीनिंग जो है ना ये सर्फेक्टेंट्स के नाम है इस तरह से। पेनिट्रेंट्स कहते हैं डाइंग के अंदर, डाइंग जिसमें कलर डाइंग होती है, क्लॉथ डाइंग वगैरह किए जाते हैं। स्टेबलाइजर्स कहते हैं पेंट एंड कोटिंग के अंदर जो है ये इनको स्टेबलाइजर कहा जाता है। डिस्पर्सर्स कहते हैं, ये भी पेंट्स एंड कोटिंग के अंदर आते हैं। वेटिंग एजेंट्स कहते हैं प्रिंटिंग इंक एंड टेक्सटाइल्स के अंदर इनको कहा जाता है। लेबलिंग एजेंट्स कहते हैं टेक्सटाइल्स के अंदर। तो ये डिफरेंट नाम है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर और उनकी उसकी एप्लीकेशन के लिहाज से।